समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिल गया है जिसने हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, पर इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हमने जस्ट 1 महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी कि डीप सी के जानवर भारी तादाद में समुद्र के बाहर निकल रहे हैं। कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं थी? साल 2013 का एक दिन डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की सेहत का पता लगाना चाहते थे। उन्हें आभास था कि डीप सी के जानवरों को इस पर्टिकुलर इलाके में स्पेसिफिकली काफी खतरा हो सकता है। द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन CCZ में, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच में पड़ता है। अब खतरा क्यों, इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, मगर इसी सोच से एंड्रयू स्वीटमैन ने इस इलाके में अपनी एक खास मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को समुद्र के 5,000 मीटर नीचे भेजा। जैसे ही लैंडर नीचे पहुंचा, उसका मुंह खुला और वो गहरे पानी को अंदर खींचने लगा एक स्पेशल चेंबर में। इसे बेंथिक चेंबर कहते हैं। ये बेसिकली एक टैंक है जो गहरे पानी को अपने अंदर कैप्चर करके उसे आइसोलेट करके उसे अपने अंदर लगे सेंसर्स के द्वारा स्टडी करता है। इसके जरिए उन्हें पता लगाना था कि समुद्र के इतने डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की मात्रा आखिर कितने स्पीड में कम होती है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है, ऑक्सीजन का 80% प्रोडक्शन समुद्र की सतह पर होता है। प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स और कुछ बैक्टीरियाज द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र के नीचे के गहरे लेयर्स में डिसॉल्व होकर जाता है, जो मरीन लाइफ को जिंदा रखता है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे समुद्र के गहरे लेयर्स में जाते जाते कम होती चली जाती है, क्योंकि नेचुरली ऊपर की सारी मछलियां उसे यूज कर लेती है। मगर अपने इसी खोज में एंड्रयू स्वीटमैन ने जो देखा वो बिल्कुल ही अजीब था। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के जगह पे उल्टा और तेजी से गहराई में बढ़ रही थी। सारी मछलियों के ऑक्सीजन को यूज करने के बावजूद ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। अब कुछ एरियाज में तो इवन सतह के पानी से भी ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें गहरे समुद्र में मिला। यह ऑब्जर्वेशन इतना वियर्ड था कि एंड्रू और उनकी टीम को तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें दोबारा टेस्ट करना पड़ा डिफरेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स यूज करके, और अंत में फाइनली कंफर्म किया कि यस, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में कुछ तो ऐसी चीज है जो ये अननोन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही है। इसे नाम दिया गया द डार्क ऑक्सीजन। बट ये डार्क ऑक्सीजन आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा था, और ये अब तक हमसे कैसे छुपा रह गया? क्या जो डीप सी के अतरंगी और जायंट क्रीचर्स हैं वो इस डार्क ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है? क्या उनकी लाइफ के एवोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई रोल रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू को सताने लगे, और फिर एंड्रयू की नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ गई। आपको याद है, शुरुआत में मैंने कहा था एंड्रयू को एक चिंता सता रही थी कि डीप सी के जानवर खतरे में हो सकते हैं। आखिर कारण क्या था? क्योंकि ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहां पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब है कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है। प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। कहीं इन पत्थरों में ही डार्क ऑक्सीजन का कोई सुराग तो नहीं छुपा था? यही सवाल एंड्रू और टीम को आया। बट इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, जो समुद्र की दुनिया के केमिस्ट्री का बादशाह था और एंड्रू का एक पुराना कॉलीग भी, डॉक्टर फ्रांस गीगर। डॉक्टर गीगर के साथ मुलाकात करने के बाद दोनों साइंटिस्ट ने ठाना
कि क्यों ना हम इस नायाब पत्थर को अपने लैब में टेस्ट करें। एग्जैक्टली एक वैसे ही एनवायरनमेंट को क्रिएट करके जैसे कि समुद्र के तल में है। इससे हम इन पत्थरों के बिहेवियर को एकदम गौर से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने आप ही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और पानी का पानी हो जाएगा साफ हमारी आंखों के सामने। और इसीलिए फिर वो तुरंत ओशन फ्लोर से वही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लेकर आए, उसे मर्क्यूरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया ताकि अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो जो उसके ऊपर बैठा है और वो एक्चुअली में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे वो मार सके। और फाइनली उसे एक एयर टाइट जार में पानी के अंदर रखकर कोल्ड और सॉल्टी वाटर का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया और ऑक्सीजन लेवल्स को ट्रैक करना शुरू किया। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे डीप सी में हो रहा था। ऑक्सीजन कम होने की जगह पर उस जार में इंक्रीज होने लगा, और वो भी इतना कि नॉर्मल लेवल से 3 गुना बढ़ गया था। यानी कि अब ये तो एटलीस्ट प्रूव हो गया था कि इस नए जन्म में ऑक्सीजन गैस का सोर्स कोई प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है। इस ऑक्सीजन का सोर्स बायोटिक नहीं बल्कि एबायोटिक है। सो फिर आखिर हो क्या रहा था? एक काला खुरदुरा सा पत्थर आखिर ऑक्सीजन की सांसें कैसे छोड़ रहा था? वेल, अब बस जरूरत थी सिर्फ एक आखिरी एक्सपेरिमेंट की, जिससे डॉक्टर गीगर का शक फाइनली यकीन में बदल जाएगा। मगर डॉक्टर गीगर के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कुछ बड़े लोग जिन्हें अरबों छापने थे। कहानी को बस कुछ समय के लिए यहां पर पॉज करते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखो, ऑक्सीजन जो गैस लिटरली हमारी जान है, हमारी आत्मा ही समझ लो, क्या इस गैस के वजह से हमारा जन्म हुआ था या फिर पृथ्वी पर लाइफ यानी कि प्लांट्स ने ऑक्सीजन को जन्म दिया? ऑक्सीजन ने लाइफ को जन्म दिया या लाइफ ने ऑक्सीजन को? काइंड ऑफ लाइक मुर्गी पहले आई कि अंडा, राइट? देखो, आपको यह सुनकर बहुत हैरानी होगी, पृथ्वी का जन्म 4.5 बिलियन सालों पहले हुआ था, राइट? पृथ्वी पर लाइफ का जन्म सबसे पहले 3.8 से 4.1 बिलियन सालों पहले हुआ। मगर आज से बस 2.4 बिलियन सालों पहले तक ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुआ करती थी पता है? 0.001%। और आज कितनी है? 21%। और इसीलिए तो आज हम जैसे जीव सांस ले पा रहे और हम जिंदा है। तो सवाल यह आता है कि आज से 2.4 बिलियन सालों पहले पृथ्वी पर एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि मानो ऑक्सीजन का बॉम्ब ही फूट पड़ा? वेल, उसे समझने से पहले एक बात बिल्कुल अनडिनायबल है कि ऑक्सीजन एक्सप्लोजन ने पृथ्वी के जीवों को मजबूर कर दिया रैपिडली इवॉल्व करने के लिए, एडैप्ट करने के लिए। बिल्कुल जैसे आज के टेक्नोलॉजिकल बूम ने कंपनीज को मजबूर कर दिया है अपने मैनुअल सिस्टम्स को रिप्लेस करके स्मार्ट सिस्टम्स पर एडैप्ट करने के लिए। बट डोंट वरी, अब अकाउंटिंग, सेल्स, वेबसाइट, एचआर, इन्वेंट्री, आपको आपके बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना है, अब ये सब कुछ आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर उडू से इजीली कर सकते हो। ऑल्सो बहुत ही जल्दी 13 और 14 अगस्त को उडू ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट, उडू कम्युनिटी डेज, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। जो इवेंट किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए एक ड्रीम प्लेस होगा, बिकॉज उडू स्मार्ट क्लासेस, 200+ टॉक्स, लाइव डेमोज, इन्फ्लुएंसर एंड गेस्ट सेशंस एंड मोर देन 20,000+ अटेंडीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने खुद लास्ट ईयर ही उडू की कम्युनिटी डेज को अटेंड किया था, एंड ट्रस्ट मी, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, आप फ्रीलांसर हो या सिर्फ टेक्नोलॉजी और ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के एंथुसियास्ट हो, अगर आप डायरेक्टली रियल बिजनेसेस से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलना चाहते हो, सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी। इट्स गोइंग टू बी अ लाइवली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लाइक द लास्ट टाइम। इवेंट के बाद डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर द आफ्टर पार्टी, जहां पर आप यमी फूड भी एंजॉय कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा लिंक। डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ नाउ, बिकॉज एंट्री फ्री है मगर स्लॉट्स लिमिटेड है। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जस्ट इमेजिन करो, आज से 2.7 बिलियन सालों पहले की पृथ्वी बिल्कुल एक एलियन प्लैनेट की तरह ही दिखती थी। घना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा नारंगी आसमान, बिना ऑक्सीजन के, सल्फर और आयन से भरा समुद्र, जिसकी सतह पर कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप रहे हैं इसी केमिकल के कचरे पर दावत मनाकर। इन्हीं केमिकल कचरों पर चरने वाले जीवों में जन्म होता है एक हीरो का, जो पृथ्वी की तकदीर ही बदल देगा। सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया ने एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन हासिल किया जिससे इसमें खूबी आ गई कि सनलाइट और पानी का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, जिसे आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मगर
इसी प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन गैस छोड़ने लगा वेस्ट के तौर पर, जिस वेस्ट ने ही पृथ्वी पर जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ये जीव पृथ्वी पर अरबों की संख्या में तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई, मानो पृथ्वी की जमीन और समुद्रों का एक एक इंच ऑक्सीजन की सांसें छोड़ रहा था। इससे हुआ ये कि जो बाकी के केमिकल में पलने वाले जीव थे वो मरने लग गए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस उनके लिए जहरीली थी, टॉक्सिक थी, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। मगर इसी बदलती प्रकृति और परिस्थिति ने फिर एक नए नस्ल के जीवों को ही जन्म दे दिया, जिनके लिए यह जहरीला ऑक्सीजन अमृत था। जन्म हो चुका था हमारे माइक्रोस्कोपिक पूर्वजों का, जो फिर इसी ऑक्सीजन गैस की छत्र छाया में, लिटरली छत्र छाया में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ने ही ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी बनाया, जिसके प्रोटेक्शन में ही हम तेजी से मल्टीप्लाई और इवॉल्व होते चले गए उन सभी रूपों और रंग में जो हमें आज दिखते हैं। इस घटना को साइंटिस्ट ने द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा, और इसी के बाद ही पृथ्वी वो ग्रह बन पाई जिसे आज हम घर बुलाते हैं। मगर अब आता है कहानी में ट्विस्ट। इस नए डार्क ऑक्सीजन का मिलना इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थी, एटलीस्ट पानी के डीपर लेयर्स में। इनफैक्ट आज भी कई स्टडीज ने यह बताया कि क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में 5000 से 6000 जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इस इलाके में ही सरवाइव करती है। 88 से 92% प्रजातियां तो इनमें से ऐसी है जो यहां के समुद्र के तल में रेंगती है, मगर हमारे लिए एकदम अननोन और अनडिस्क्राइब्ड है। और ये सारे के सारे इसी डार्क ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट है। हमें कैसे पता? 1980s में इसी एरिया में कुछ खुदाई की गई थी जस्ट टेस्ट करने के लिए, और पूरा इकोसिस्टम तहस महस हो गया। 70 से 80% जीव तबाह हो गए, इस हद तक कि आज 45 सालों बाद तक ये रिकवर नहीं हो पाए। यार, हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा डीप सी सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है, बट ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स लाइक सेइंग क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं तो पूरी दुनिया मुंबई की तरह ही है। इंडिया में अगर बंगाल टाइगर मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू और ऑस्ट्रिच मिलता है, तो आर्कटिक में पोलर बेयर्स मिलते हैं। मगर डीप सी में तो इससे भी कई ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहां पर एक एक ट्रेंच यानी कि गहरे सुरंगों में तक अलग अलग प्रजातियां रहती है जो सिर्फ उस दुनिया के लिए ही विकसित हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मगर एक ब्लू व्हेल भी अगर सतह पर मरता है ना, तो उसके 150 टन के कार्कस पर नीचे गिरते गिरते हजारों जीव दावत मनाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 50 सालों तक। सबसे पहले बड़े शिकारी जैसे हैगफिश और शार्क्स उसके मीट पर दावत मनाते, फिर स्कैवेंजर्स जैसे क्रस्टेशियंस, मॉलस्क्स बचा कुचा मांस खाते हैं, जिसके बाद फिर वर्म्स सारा कुछ चढ़ जाते हैं। मगर अंत में जो भी हड्डियां, चर्बियां और सड़ी गली चीजें बच जाती है, उस पर अब कई पुश्तों तक केमिकल खाने वाले बैक्टीरिया चढ़ते हैं जो भारी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। इसे सल्फोफिलिक स्टेज बोलते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो आपको पता ही है, डीप सी माइक्रोस का बेहतरीन खाना है, जिन्हें फिर ट्यूब वर्म्स खाते हैं, जिन्हें फिर स्क्विड्स और मछलियां खाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्या ही घिनौनी खूबसूरती है प्रकृति की, राइट? क्या आपको पता है डीप सी में जहरीले तालाब भी होते हैं? अब जहरीले हमारे लिए ऑफ कोर्स, कई जीवों के लिए तो उनका घर, उनकी दुनिया। ये देखना, इन्हें कहते हैं कोल्ड सीप्स या फिर ब्राइन पूल्स। अब समुद्र के अंदर तालाब अजीब है, राइट? ये इसीलिए क्योंकि ये ब्राइन के बने हैं, जो कि एक्सट्रीमली नमकीन पानी होता है, 5 to 6 times मोर सॉल्टी देन सी वाटर। और इसीलिए ये पानी सी वाटर में भी डूब जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और भर भर के मीथेन, दूसरे गैसेस और मिनरल्स जमा हो गए होते हैं। ये कई जानवरों के लिए भी जहरीले होते हैं। मगर यही जहर कई बैक्टीरियाज का खाना है, जिन्हें खाने कई शेल फिशेस इस तालाब के चक्कर काटते हैं, जिन्हें फिर आगे जाकर केकड़े, श्रिम्प्स और मछलियां खाती है, एंड इवन शार्क्स। ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा भी इकोसिस्टम एक बड़े फूड चेन को कनेक्ट करता है, जिस पर कई जीवों की जानें निर्भर करती है, वो भी कई दशकों और सदियों तक। और अब अगर हम बात करें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, जो यही डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, तो 1980s के माइनिंग ऑपरेशंस ने ये ऑलरेडी प्रूव भी कर दिया है, 70 से 80% जीवों और इनके इकोसिस्टम्स को तबाह करके, जो आज 45 साल बाद तक भी रिकवर नहीं हो पाए। मगर अफसोस की बात यह है, इतने सारे क्लियर सबूतों के बाद भी पता है, एक पावरफुल लॉबी खड़ी हो चुकी है
जो इसे खुलेआम डिनाई कर रही है, जैसे द मेटल्स कंपनी टीएमसी। यार सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? यही टीएमसी कंपनी ने खुद साइंटिस्ट के जरिए डीप सी के इनिशियल रिसर्च को करवाया था, मगर जब कड़वी सच्चाई बाहर निकल कर आई तो फिर इसे पूरा दबाने की कोशिश की। टीएमसी ने उन दोनों साइंटिस्ट की खोज को फ्लॉड और मिसलीडिंग बताया और इवन नेचर जियोसाइंस जर्नल, जो कि एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल है, उसे तक दोषी ठहराने लगे। क्या इन अरबपतियों और कंपनियों के लिए डॉलर्स समुद्र के नाजुक फेफड़ों से भी ज्यादा जरूरी है? वेल, इन्हें रोकने का बस सिर्फ एक ही तरीका था और वो इन दोनों साइंटिस्ट के बस में था। सो अब तक एंड्रू स्वीटमैन और डॉक्टर फ्रांस गीगर, इन दोनों साइंटिस्ट ने यह तो प्रूव कर दिया था अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि मेटालिक नोड्यूल्स वाकई में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, मगर उन्हें बस अभी उसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म प्रूव करना था कि किस मैकेनिज्म के जरिए डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये दोनों साइंटिस्ट आखिर ये कैसे कर पाते? वेल, डॉक्टर फ्रांस को याद था कि उन्होंने बहुत पहले एक बार लैब एक्सपेरिमेंट के जरिए यह प्रूफ करके बताया था कि समुद्र का नमकीन पानी कुछ खास हालातों में जंग लगे मेटल्स के साथ इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा कर सकता है। यस, एक अंडर वाटर बैटरी की तरह। सही हालातों में ये एक सिंपल टाइप के रिएक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, जिस रिएक्शन के बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा है। वाटर यानी H2O को दो पार्ट्स में जो स्प्लिट कर सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस की। सो कहीं ये अंडर वाटर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी इसी रिएक्शन के जरिए ऑक्सीजन को तो रिलीज नहीं कर रहे हैं? क्या समुद्र की अंधेरी गहराइयों में अरबों अंडर वाटर बैटरीज छुपे हुए हैं जो यही डार्क ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड्स वियर्ड, राइट? वेल, इसे टेस्ट करना बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए वंस अगेन दोनों साइंटिस्ट ने इन पत्थरों के सैंपल्स को लैब में लाया और उन्हें गहरे समुद्र की तरह एक एनवायरनमेंट वाले नमकीन पानी में डाला। मगर इस बार उन्होंने उन पत्थरों की सतह पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसे एक वोल्टमीटर से मेजर किया एंड दे वर शॉक्ड। आई मीन बोथ इमोशनली एंड लिटरली, क्योंकि 0.95 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी वाकई में प्रोड्यूस हो गई। बट आखिर कैसे? वेल, जस्ट एकदम शॉर्ट में आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा देता हूं, फिर मजा आएगा। देखो, 0.95 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, और वो भी एक पत्थर से। इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा सिद्धांत है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी। ये बेसिकली एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जो ब्रह्मांड भर में लागू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो आपने अगर एक पाइप लिया और उसमें पानी भर दिया, क्या इस पाइप में पानी अपने आप ही आगे जाएगा? नहीं, राइट? मगर वहीं अगर आपने पाइप का एक छोर लिया और उसे लिफ्ट कर दिया, तो अब उस पाइप के पानी में अचानक से एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो उसे आगे की तरफ पुश करेगा। वेल, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। पाइप को लिफ्ट करना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना था, और पानी का फ्लो चार्ज के आगे बढ़ने का फोर्स है, जिसे हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। एक AA बैटरी, जिसे 1.5 वोल्ट्स की बैटरी भी कहते हैं, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच 1.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को कवर करने के लिए चार्ज उस साइड जहां वो ज्यादा संख्या में है से दूसरी साइड जहां पर वो कम है की तरफ 1.5 वोल्ट्स के फोर्स से ट्रैवल करते हैं। और बीच में अगर आप कोई भी सर्किट घुसा दो, जैसे एक बल्ब फॉर एग्जांपल, तो चार्ज उस सर्किट से पास होकर भी नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे और वो बल्ब लाइट अप हो जाएगी। अब इस पॉलीमेटालिक पत्थर में अगर आप देखोगे ना, तो मैंगनीज तो ऑलरेडी है, जो एग्जैक्टली हमारे बैटरीज में ही होता है, और जो बैटरीज में ही पॉजिटिव टर्मिनल भी क्रिएट करता है। बस इनमें बैटरीज की तरह जिंक नहीं है, बट उसको रिप्लेस करता है आयरन ऑक्साइड, जो नेगेटिव टर्मिनल का रोल प्ले करता है। और बाकी मीडियम, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो तो सी वाटर है ही, जो आयोन्स जैसे Na+, Cl-, H2+, OH- से भरा हुआ है। और इसी वजह से जब साइंटिस्ट ने इसकी सतह के एक पॉइंट पर जब एक इलेक्ट्रोड लगाया और दूसरे पॉइंट पर दूसरा, तो वोल्टमीटर ने 0.95 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग दिखाई, जो कि ये दोनों साइंटिस्ट के लिए एकदम शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि इन्होंने मिली वोल्ट्स में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि नैनो वोल्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी निकल कर आएगी ये एक्सपेक्ट किया था। सो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब अगर ये पत्थर वाकई में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब सिंपल है कि गहरे समुद्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है जिसमें ढेर सारा डार्क ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है? वेल, देयर इज अ कैच।
दोनों साइंटिस्ट ने यह एग्री किया कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को रूप लेने के लिए एटलीस्ट 1.23 वोल्ट्स के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, मगर हमें तो सिर्फ 0.95 वोल्ट्स ही मिला, जिसे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में एड्रेस करते हुए यह लिखा कि ये पत्थर 1.23 वोल्ट्स भी डेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये एक साथ ज्यादा संख्या में या क्लस्टर्ड फॉर्म में मिले, जो कि मिलना एक डीप वाटर लैंडस्केप में काफी कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पत्थर ही एक साथ मिलकर 1.9 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब 2023 में ही इस रिसर्च को प्रॉपर्ली वैलिडेट किया गया, स्टैटिस्टिकल डेटा से भी ये कंफर्म किया गया कि इस वोल्टेज से ऑक्सीजन प्रोड्यूशन का लिंक कंसिस्टेंट है। और उसके बाद फाइनली 2024 में एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल नेचर जियोसाइंस में स्टडी को पब्लिश किया गया, क्योंकि एविडेंस वाकई में काफी कन्विंसिंग थे। मगर सितंबर 2024 को द मेटल्स कंपनी का एक अनयूजुअली बड़ा रिप्लाई आता है, ढेर सारा रॉ डेटा और रिसर्च नोट्स के साथ, चैलेंज करते हुए कि ये डिस्कवरी बिल्कुल फ्लॉड है। उनका कहना यह था कि वो $75 मिलियन खर्च करके 12 सालों से रिसर्च को फंड कर रहे हैं एक ऑनेस्ट और सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करने के लिए, ताकि मिनरल्स निकालकर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। मगर इस कंपनी के बात को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली खुद को ही दूध की सबसे ईमानदार पहरेदार बता रही है। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ नजर आता है। बट इस मुद्दे में COMRC यानी कि क्रिटिकल ओशन मिनरल्स रिसर्च सेंटर भी घुस गई, जिसने इस डिस्कवरी को येलो फ्लैग बताया, क्योंकि उनका कहना था कि 2 और रिसर्चर्स यही एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुके, मगर उन्हें तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने एक सिमिलर रिसर्च किया था, मगर एक दूसरे किस्म के लैंडर, कोवेरियंस लैंडर को यूज करके। उन्हें तो उल्टा रिजल्ट मिला, ऑक्सीजन बढ़ नहीं बल्कि घट रहा था। अब इस पर एंड्रू और टीम का रिस्पॉन्स ये था कि कोवेरियंस लैंडर इतना एक्यूरेटली रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर सकता है। बट कुछ दूसरे भी जेन्युइन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी कंसर्न्स उठाए, जैसे आरहुस यूनिवर्सिटी के एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बो बार्कर जॉर्गनसन ने 2 महीने पहले ही एकदम उल्टा रिजल्ट पाया था, और उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू में कहा कि स्वीटमैन के रिसर्च में कुछ मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज थे। जैसे नंबर 1, लैब एक्सपेरिमेंट में तो हमने डीप सी के 400 गुना ज्यादा प्रेशर को तो रेप्लिकेट किया ही नहीं था, जो कि एंड्रू के हिसाब से एंड रिजल्ट में इररिलेवेंट है। या फिर नंबर 2, 0.95 से 1.23 वोल्ट्स एग्जैक्टली कैसे क्रिएट हो रहा है, ये काफी स्पेक्युलेटिव है और इसका कोई क्लियर कट मैकेनिज्म प्रूव ही नहीं किया गया। और नंबर 3, रिसर्च में हाइड्रोजन गैस को भी एक्यूरेटली नहीं मेजर किया गया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए अगर H2O स्प्लिट हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस भी तो रिलीज होना चाहिए, तो क्या हाइड्रोजन गैस बढ़ रहा है? सो ऑल इन ऑल जॉर्गनसन के हिसाब से इस रिसर्च ने हमें जवाबों की जगह सवाल ज्यादा खड़े करके दे दिए है, और यह एहसास दिला दिया है कि समुद्र के बारे में आज भी हम कितना कम जानते हैं। सो क्या एंड्रू एंड टीम का रिसर्च गलत है, ये प्रूव हो गया? वेल, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अब तो खेल ने और तेजी से रफ्तार पकड़ना शुरू किया है, क्योंकि एंड्रू के रिसर्च को क्रिटिसिज्म से ज्यादा सपोर्ट मिला। देखो, साइंस में जब कोई भी बड़ी नई डिस्कवरी होती है ना, तो हमेशा मैसिव डिबेट्स छिड़ जाते हैं, जो कि साइंस की ब्यूटी भी है, क्योंकि ये हमें और तेज दौड़ाता है पूरे सटीकता और सतर्कता से सच्चाई को निश्चित करने के लिए। साइंस में रिपीटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए कई सारे साइंटिस्ट अब खुद भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने लग गए हैं, खुद ऑब्जर्व करने और एक्सपीरियंस करने के लिए। मगर एज ऑफ नाउ यानी जून 2025, अच्छी खबर यह है कि इन माइनिंग कंपनीज के हेवी प्रेशर्स, करोड़ों रुपए फेंकने और लॉबिंग के बाद भी मोस्ट ऑफ डीप मरीन साइंटिस्ट और उनके कॉन्फिडेंस से 33 कंट्रीज डीप सी माइनिंग पर बैन या एटलीस्ट एक टेम्पररी होल्ड लगाने को सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ग्लोबल अथॉरिटी, ने डीप सी माइनिंग पर एक टेम्पररी होल्ड लगाकर रखा हुआ है, जब तक हम डीप सी माइनिंग से जुड़े सारे रिस्क्स को ठीक से समझ नहीं लेते। मगर कड़वी सच्चाई यह है कि डीप सी माइनिंग तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है हम इंसानों की लापरवाही का। इस एरिया पर जरा नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान के जितना विशाल है, मगर यह कोई जमीन नहीं बल्कि कचरे का एक ढेर है। यस, 2 पाकिस्तान यानी 3 राजस्थान जितना विशाल कचरे का एक ढेर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। और ये तो सिर्फ प्रॉपर ढेर है, जहां पर कचरा पानी में एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड और कुछ इलाकों में तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन तक है,
मगर इसके सॉफ्ट एजेस को भी अगर आप गिनोगे ना तो ये इलाका इंडिया से भी बड़ा पैच बन जाता है। 2014 के एक रिसर्च ने बताया कि यहां पर एटलीस्ट 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस है जिनका कुल मिलाकर वजन 269,000 टन है। और बस सिर्फ इस एक पैच के वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स मरते हैं, या तो कुछ पॉइजनस खाकर, प्लास्टिक के ढेर में फंसकर, या यहां पर नायलॉन के भटके हुए फिश नेट्स में अटक कर। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि ये दुनिया का कोई इकलौता गार्बेज पैच नहीं है, बल्कि ये देखिए दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 5 मेजर गार्बेज पैचेस हैं और ना जाने कितने सारे माइनर पैचेस होंगे। यार, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और रिसर्चर विक्टर वेस्कोवो का ही एक किस्सा सुन लो। उन्होंने अपने 5 डीप्स एक्सपीडिशन में 5 ओशियंस के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर जाने की ठानी थी, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, प्लास्टिक के बैग्स और रैपर्स ने उनका स्वागत किया। But as I continued going along the bottom, cruising around, I did see what appeared to be 1 or 2 particles of man-made matter, and one of them had a letter on it, printed. Just imagine, पानी के 11 किलोमीटर नीचे एक गहरे सुरंग में तक ये प्लास्टिक्स पहुंच रहे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्लास्टिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, कभी नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सदियों तक बस ये जमा होते रहेंगे, जो मछलियों और उनके इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक है। बताता हूं क्यों। जिस तरह हम लापरवाही दिखा रहे हैं ना, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 2040 तक समुद्रों में प्लास्टिक्स की मात्रा ट्रिपल हो जाएगी, यानी समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स पाया जाने लगेगा। जस्ट इमेजिन। और ये तो मैंने मैक्रो यानी बड़े साइज के प्लास्टिक्स की बात की है, जिसका मतलब यह है कि समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक्स तो और तेजी से मल्टीप्लाई होंगे। 2017 की एक स्टडी के अनुसार आज 71% सी बर्ड्स और 30% टर्टल्स के पेट में प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, जिनमें से 50% जानवर इसी के वजह से घुटकर मर जाते हैं। पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने तो यह पाया कि 99% मछलियों में जो अमेरिकन खा रहे थे, माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश मिले। एक और एक रिसर्च ने तो 100% मछलियों के सैंपल्स में यही माइक्रोप्लास्टिक्स पाए। आज इसी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि एक एवरेज इंसान हर साल खाने और पीने में 78,000 से 2,11,000 माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश कंज्यूम कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के एक रिसर्च ने जब 51 ब्रेन सैंपल्स पर रिसर्च किया, तब पता चला हर एक ब्रेन सैंपल्स में एक क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक मिला। यस, ब्रेन के मास का 0.5% जो आता है 6 से 7 ग्राम्स प्योर प्लास्टिक, एक क्रेडिट कार्ड जितना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर। सोचो फेफड़ों, किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स में कितना होगा। और नोट, ये टेस्ट तो अमेरिकन पर किया गया था। इंडियंस में, आप में और मेरे में ये प्लास्टिक की मात्रा बिल्कुल हो सकता है इससे कहीं ज्यादा एक्सीड करती है, क्योंकि वी ऑल नो इट, इंडिया में कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, ना हवा, पानी, खाने, किसी में भी नहीं। यार, माइक्रोप्लास्टिक्स न्यूबॉर्न बेबीज के प्लेसेंटास तक में मिल रहा है। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होगा। इंसानी सभ्यता आज लिटरली घोड़े के रफ्तार से दौड़ रही है, और वहीं हमारे प्रकृति को बचाने वाले रेगुलेशंस कछुए की गति से भी धीमे लिखे जा रहे हैं। सालों तक उन पर डिबेट चलता रहता है, और फिर जब बहुत देर और अंधेर हो जाती है, तब जाकर उन्हें लागू किया जाता है। हम इंसान ही प्रकृति, जिसने हमें जन्म दिया है, के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इसी डार्क रियलिटी को इस डार्क ऑक्सीजन के डिस्कवरी ने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एंड्रू और टीम को इस विषय में और डीप और रिगरस रिसर्च करने के लिए जापान के निपॉन फाउंडेशन ने 2 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट दिया है। 2025 से स्टार्ट हुई ये रिसर्च अब 3 साल और चलेगी, और अगले साल यानी 2026 में तो ये समुद्र के 11,000 मीटर नीचे अपने इक्विपमेंट्स को भेजेगी और उन सैंपल्स को भी स्टडी करेगी। इनके ये मेजर गोल्स होंगे। नंबर 1, अपने ओरिजिनल डिस्कवरी को रिप्रोड्यूस करना, यानी कि यहां भी अगर इनकी खोज कंसिस्टेंट रहे तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। नंबर 2, इस बार तो ये हाइड्रोजन लेवल्स को भी केयरफुली मेजर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। नंबर 3, ये देखेंगे कि कहीं ये नया प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन भी तो डीप वाटर क्रीचर्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी तो नहीं है।
और नंबर 4 ये भी देखेंगे कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी मेजर रोल हो सकता है इस डार्क ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में, या ये ऑक्सीजन का सोर्स प्योरली एबायोटिक यानी लाइफ इंडिपेंडेंट है। अब जरा सोचो इस रिसर्च के क्या प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। I mean, हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि लाइफ तो फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए, जिसके लिए लिक्विड ओशन और सन दोनों की बहुत जरूरत है। और इसीलिए तो हम केपलर जैसे स्पेस टेलीस्कोप से एग्जैक्टली उन्हीं ग्रहों को टारगेट करते हैं जो पृथ्वी की तरह अपने सितारे से गोल्डीलॉक्स जोन में, यानी कि अपने सितारे से लगभग पृथ्वी जितनी ही आइडियल दूरी पर। मगर अगर ये बियॉन्ड अ डाउट प्रूव हो जाता है कि डार्क ऑक्सीजन एक मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है डीप सी में, जो बिना लाइफ या फोटोसिंथेसिस के भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर क्या हमें हमारे एलियन लाइफ सर्च ऑपरेशंस को सिर्फ गोल्डीलॉक जोन्स वाले प्लैनेट्स तक ही सीमित रखना चाहिए क्या? क्या लिक्विड ओशंस और सन का होना एक जरूरी क्राइटेरिया भी है क्या? I mean, लाइफ को चाहिए क्या होता है? वाटर, एनर्जी और केमिस्ट्री। वाटर तो फ्रोजन ओशंस में भी डीपर लेयर्स में लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। एनर्जी तो फ्रोजन वर्ल्ड्स की गहराई में भी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स के एक्सट्रीम हीट के जरिए, जिन वेंट्स के थ्रू ही मोस्ट साइंटिस्ट ही एग्री करते हैं कि पृथ्वी पर भी लाइफ का जन्म हुआ था, एंड नॉट सन्स एनर्जी। और फाइनली सही केमिस्ट्री। अब डार्क ऑक्सीजन का डीप सी में मिलना सही केमिस्ट्री को और ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लाइफ को तेजी से इवॉल्व करवाता है। इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि पृथ्वी पर भी लाइफ के जन्म में सन का बहुत ही कम रोल था। सारे राइट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे आरएनए हो गए, लिपिड्स और एमिनो एसिड्स सन के एब्सेंस में सतह से कई किलोमीटर नीचे गहरे समुद्र में ही बने। सो क्या डीप सीज खुद में ही सक्षम है लाइफ को प्रोड्यूस और इवॉल्व करने में? डार्क ऑक्सीजन इन सभी सवालों की एकदम अहम कड़ी है। बट जस्ट अंटिल देन हम इंसानों को अपनी लालच और लापरवाही से खुद के ही भविष्य को बर्बाद होने से रोकना होगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सी यू वेरी सून। जय हिंद।